मेरे दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, तो नया वीडियो आज आपके लिए और बिहार पुलिस भर्ती 2023 उसके उस पोजीशन को देखते हुए हमने इंग्लिश इंग्लिश प्रैक्टिस बैच लाया है, जो कि 5x5 रहेगा। क्योंकि बिहार पुलिस और ज़्यादा करके पुलिस सेक्टर में क्योंकि सारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं और अलग अलग पैटर्न से पूछते हैं, क्योंकि सब विषय से रहता है। इंग्लिश रहता ही रहता है, मैथमेटिक्स रहता ही रहता है, आपका जीके जीएस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिकली जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और करंट अफेयर्स आएगा। तो हम इसके अंदर आज, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ इसलिए आपको 5x5 इंग्लिश टॉपिक है। ठीक है, तो इंग्लिश का चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्या रहेगा? प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस कंप्लीट प्रैक्टिस सब कुछ एक ही क्लास में रहेगा। क्योंकि 5x5 कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है, कैसे इसमें क्वेश्चन अटेंड करेंगे, सारा चीज वीडियो में देखेंगे और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे तक बनते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक कैसे कैसे अप्रोच हमने सीखा है। और मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में चीज है, क्योंकि कैसे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तब तक के लिए सॉरी, वीडियो के एंड तक बने रहेगा और क्लास देखते रहिए। ठीक है, चलते तो एक एक क्वेश्चन पे नजर डालेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे। अगर बात करें बिहार पुलिस इंग्लिश क्वेश्चन की, तो मैं बोलता हूँ कि आप अगर 10th 12th के इंग्लिश पढ़े हैं तो समझ ले कि 90%, 90 नहीं 80% आपका फिक्स है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं। और जो बच्चे कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ चुके हैं, उनका पांचों में से पांचों क्वेश्चन मार्क है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में इंग्लिश। और नॉर्मल बच्चों वाला खेल होता है कि इस का यूज कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं। बट जो बच्चे पढ़े उन्हीं के लिए, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए तो 0 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बढ़िया होता है। ठीक है, तो बिहार पुलिस का इजी इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, बट जो बच्चा नहीं पढ़े उनके लिए हार्ड ही लगेगा। ठीक है, तो एक एक सवाल को देखेंगे, क्योंकि सेट है, पूरा पूरा प्रैक्टिस है आपके लिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे एकदम इजी तरीके से और हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, आई वेटेड, क्या है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही ब्लैंक। चलिए, चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट टाइम देते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं वो ये क्या करता रहा, मैं इंतजार करते रहा किसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, जब तक ही आया, आया था, या आया है। अब चार ऑप्शन आपको मिला है, तो ऑप्शन छाटिए। देखिए, बात करते हैं वेटेड, तो वेटेड का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म से, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, इस चैनल से अगर आपने टेंस क्लास नहीं किया है तो टेंस इंपॉर्टेंट जाके कर लीजिए। मेरा सारा क्लास अपलोडेड है टेंस का, 1 से लेकर 8 क्लास होगा। उसके अंदर सारा बेसिक डिटेल विद एग्जाम्पल, विद कॉन्सेप्ट, विद द थियरी, सारा चीज बताया गया है। तो वहाँ पे आप लोग वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी टेंस का है, तो मैं बताऊंगा कि इसका अप्रोच कैसा लगेगा। चलिए, तो क्वेश्चन है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही ब्लैंक। तो बात करते हैं कि आई वेटेड, मैंने इंतजार किया था तब तक जब तक वो आया नहीं था। क्या? जब तक वो आया नहीं था, बात ये हो रहा है, बात ये हो रहा है, वो तो हिंदी हो गया, बट हिंदी करने की जरूरत ही नहीं। बात हो रहा है यहाँ पे वेटेड, वेटेड मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब बात ही सर पास्ट में स्टार्ट हुआ है, मतलब कि बीते हुए में स्टार्ट हो गया बात, तो आगे भी पास्ट में ही खत्म होता है। ये मैंने ट्रिक बताया है, जाके पास करिए मेरा, कि जो चीज सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट हो जाए तो खत्म भी पास्ट में होगा। अगर पास्ट में बात करें तो कम कोई पास्ट होता नहीं है, कम्स कोई पास्ट होता नहीं है, हैज प्रेजेंट होता है। बच गया ऑप्शन नंबर बी, आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हैड कम लगा दिए। क्लियर हुआ? जिसको कोर्स करना वो कर सकता है, बट मेनली प्रैक्टिस पर भी जिसको टिके रहना तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बात हुआ था पास्ट में शुरुआत, और पास्ट में ही बोला गया, तो इसके हिसाब से हैड कम, क्योंकि हैड क्या दिखाता है? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। हैड, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? एक आपका हैड हो गया, एक आपका वॉज हो गया, एक वर हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है आपके? ये सारे पास्ट को दिखाते हैं। और ये भी हो जाता है वुड, शुड, ये सब सारे क्या है आपके? वुड किसका बनता है? विल का। ठीक है, चलिए, ये सारे पास्ट होते हैं। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है,
फटाफट रीड करिए, 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी गिवन है। शी रिटर्न्ड होम ब्लैंक ओपन द डोर, क्या है कि शी रिटर्न्ड होम ब्लैंक ओपन द डोर, वो घर लौटा फिर क्या हुआ। तो ऑप्शन देखिए कि शी रिटर्न्ड होम, वो घर आई, रिटर्न हुई कहीं और से आई, और ब्लैंक ओपन द डोर, तो ब्लैंक ओपन डोर का मतलब क्या, वो घर आई है फिर ओपन द डोर, क्या हुआ, सीन्स, पहला ऑप्शन सीन्स है। तो क्या यहाँ पे सीन्स लगा सकता हूँ, एक बार लगा के देखिए, सी रिटर्न होम सीन्स ओपन द डोर, जब दरवाजा खुला था तब वो आई थी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो सीन्स तो गया गया। बात करते हैं बिकॉज, सी रिटर्न होम बिकॉज ओपन द डोर, वो घर इसीलिए आई क्योंकि दरवाजा खुला था, बताइए कोई सेंस है, आप घर तभी आएंगे जब आपका दरवाजा खुला रहेगा, नहीं ना, तो बिकॉज भी गया। अंटिल, शी रिटर्न होम अंटिल ओपन द डोर, वो आई जब घर आई जब तक दरवाजा नहीं खुला, तो जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक वो घर ही नहीं आएगी, ये भी सेंस नहीं है। लास्ट ऑप्शन है शी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, ये ऑप्शन सही होता है। ये क्यों सही होता है, क्योंकि हम बात करते हैं कि वो जब घर आई उसके बाद क्या हुआ, दरवाजा खोला गया, क्या हुआ, दरवाजा खोला गया, जब आप घर के पास आएंगे तभी दरवाजा खुलेगा, लॉजिक समझ पा रहे हैं, जब घर के पास आएगा तभी तो दरवाजा खुलेगा, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, शी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देख रहे कितना इजी सवाल है, तो ये मत सोचिए, टेंशन नहीं लेना, ये इंग्लिश और बिहार पुलिस और अदर पुलिस एग्जाम में भी इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक है, तो बच्चों उतना टेंशन लेके नहीं चलना है, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, एकदम एकदम बढ़िया से बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको रीड करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, द साउंड कम ब्लैंक द रूम, द साउंड कम, ये जितने भी 3 क्वेश्चन के प्रीपोजिशन और मिक्स क्वेश्चन थे, टेंस का भी क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। द साउंड कम ब्लैंक द रूम, तो क्या है, साउंड आया कहां से, द साउंड कम कहां से आएगा, रूम से आया, द साउंड कम फ्रॉम द रूम ना, कि द साउंड कम ऑन द रूम, रूम से, रूम के अंदर ना, रूम के पास ना, रूम के साथ नहीं, तो विथ गया, एट गया, ऑन गया। ऑन का कब यूज होता है, जब कोई चीज ऊपर रखा हुआ है और वो रेस्ट में हो, रेस्ट में हो, यहाँ पे तो साउंड आ रहा है, मोशन में है, और घर के रूम के अंदर की बात हो रहा है ना, से, फ्रॉम का मतलब होता है से, इसलिए तो साउंड आ रहा है रूम से आ रहा है, ठीक है, इसलिए फ्रॉम लगा है। और ऑन मतलब ऑन का सेंस नहीं बनता, एट मतलब घर रूम के पास से पूछ रहा था, तो एट द रूम नहीं होता ना, विथ, विथ द रूम का, रूम के साथ साउंड आएगा नहीं ना, रूम थोड़ी चल के आ जाएगा, साउंड आ रहा है, चलिए, तो फ्रॉम लग गया, क्लियर हुआ बात को, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट जो सवाल है वो है वोकैबुलरी, पहली चीज को बनाइए आप लोग, ठीक है, 4 ऑप्शन। समझ गए, ऑप्शन रीड कर लिए, सवाल रीड कर लिए, सवाल है बेलिकोस, क्या है बेलिकोस, क्या है बेलिकोस, ये जो बेलिकोस है ये वोकैबुलरी है, और इसका ये पूछ रहा है सिनोनिम्स, क्या सॉरी सिनोनिम्स बोल रहे हैं, हाँ क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स, ना ही कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके ऐसा सिमिलर वर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिनोनिम्स पूछ रहा है, यहाँ पे शायद लिखा नहीं गया है, सिनोनिम्स, बेलिकोस, तो मैं आप लोग बताइए कि बेलिकोस का मतलब आप लोग कितने लोग जानते हैं, बेलिकोस का मतलब, ठीक है,
मैं बेलिकोज ये पढ़ा चुका हूँ आपके मेरे चैनल के वोकैबुलरी सेक्शन में। बेलिकोज, आपका अधरेंट, ओप्यूलेंट, रिच पर्सन, अधरेंट, जितने सारे वर्ड मैंने सब कराया, इसका मीनिंग सिखाया है। तो बात करें बेलिकोज, तो बेलिकोज से मैंने एक चीज याद कराया था कि बिल्ली 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 ग्लूकोज पीकर झग बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। ठीक है, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। मैंने याद कराया था बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। तो बिल्ली होती क्या, एक फीमेल, फीमेल से याद करना था एक औरत, और झगड़ालू का मतलब क्या होता है, झगड़ने वाली। तो जो औरत झगड़ती है, चिड़चिड़ाती है, लड़ने, लड़ाकू महिला, ये सभी के लिए वर्ड होता है, उसका मतलब होता है बेलिकोज। तो बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू स्त्री, झगड़ालू महिला। ठीक है, समझ में आया बात को? तो बेलिकोज का मतलब यहाँ लिख लीजिएगा, झगड़ालू महिला, इसका मतलब होता है झगड़ालू महिला। अब इससे सिनोनिम्स कंपेयर करना है, तो कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, शांत, शांत तो इसका एंटोनिम्स है। यहाँ झगड़ालू एकदम दिख रहा है, एकदम लग रहा है कि मार दे किसी को, तो कंफर्टेबल तो शांत होता है। कंफर्टेबल का सेम मतलब काम, काम का मतलब भी होता है शांत, क्या होता है, शांत। और एग्रेसिव, एग्रेसिव सही है, एग्रेसिव का मतलब होता है एकदम उत्सुक, ना कोई बात पे एकदम चिड़चिड़ा हो जाना, एकदम मतलब ऐसा होता नहीं कि कोई बात सुनने में मारने का मन करता है। चिड़चिड़ा हो जाना, उसी को बोलते हैं अग्रेसिव। क्या बोलते हैं, अग्रेसिव। और जो लास्ट ऑप्शन मतलब सैड, सैड का मतलब दुखी हो जाना। तो सैड मिलता खालता नहीं, सैड का मतलब सिंपल मतलब जानते हैं सब, दुखी होना। तो दुखी की बात नहीं, यहाँ पे झगड़ा की बात ही है, चिड़चिड़ापन की बात है। तो बेलिकोस का मतलब होता है क्या, क्या होता है, चिड़चिड़ा। ठीक है, सैड का मतलब लिख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं जानते, इसका मतलब होता है दुखी इंसान। जीवन में बहुत लोग हैं। कंफर्टेबल का मतलब होता है आराम। ठीक है, आरामदायक जीवन कब बनेगा, जब आपके हाथ में मनी पावर होगा तब। ठीक है, उसी के लिए तो चीज कर रहे हैं। चलिए, तब बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू महिला, और अग्रेसिव हो गया चिड़चिड़ा, सैड मतलब दुखी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्रेसिव। अग्रेसिव मतलब हो जाए चिड़चिड़ा, तो झगड़ालू स्त्री का सिनोनिम्स। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट जो सवाल है आपका, ये सवाल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बनाइए इसको। चलिए, रीड कर लिए, बन गया सभी का। क्वेश्चन क्या है, द बुक वॉज रीड बाई हर। तो ये जो बाई है, बाई का मतलब है ये हमें दिया है पैसिव में, इसमें दिया है पैसिव में, और हमें बनाना है एक्टिव में। तो मुझे बताइए कि वॉज रीड, वॉज कब लगता है, मैंने एक्टिव पैसिव से पढ़ाया, इसमें ट्रिक बताया है आपका, एक सीचेसर का क्लास है, वो जाके देख लीजिएगा, कि कोई भी फॉर्म जब V2 में एक्टिव में दिया है, इसको पैसिव में करते हैं वॉज के साथ। ये मैंने ट्रिक है, ऐसे तमाम है, 3-4 रूल बताया था उसके अंदर सिखाया, वो जाके क्लास करिएगा। तो यहाँ पे वॉज रीड,
उसमें बहुत ही बेहतरीन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल कराया मैंने। द बुक वाज रीड बाय हर, वाज रीड ये पैसिव में है, तो एक्टिव में तो खाली V2 होना चाहिए। ये जो वाज होता है ये होता है पैसिव में। जब इसको पैसिव में करते हैं, कोई V2 का फॉर्म हमें एक्टिव में दिख जाए, तब इसको पैसिव में करने के लिए हम लगाते हैं। तो अगर V2 में वाज के साथ कोई रेड दिले है तो एक्टिव में V2 होना चाहिए, तो V2 ढूंढते हैं। तो यहाँ पे सिंपल रेड है, यहाँ पे हेड रेड है, यहाँ पे भी हेड बिन रीड है, और यहाँ पे रीड्स है। तो सी के साथ रीड्स तो सही है, बट रीड्स तो आपका अब रीड्स तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये तो हो जाएगा आपका V1, और V1 के साथ ही क्या हो जाएगा, V1 के साथ प्रेजेंट में, तो इसके साथ तो वॉज नहीं आना चाहिए। बच गए, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड, रीड को सेकंड फॉर्म भी रीड, बट इसको रेड बोलते हैं, और ये होता है ठीक है V1, V2, V3 और V4। तो रीड 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 रीडिंग, इसको बोलते हैं रेड, ठीक है। बट ये जो V2 ये चाहिए, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर ये था, सॉरी ऑप्शन नंबर ई, शी रेड द बुक, इसलिए हुआ द बुक वाज रीड बाय हर। यहाँ पर जो रीड लिखल है ये जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट फॉर्म। अब ये जो रीड्स लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट थोड़ी चेंज हुआ, तो पास्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तीनों ऑप्शन कट गए और ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है कि सी सो दैट द क्लॉक ब्लैंक स्टॉप्ड, क्या है कि उसने देखा। ये भी टेंस का क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको बनाइए। रीड कर लिया आपने, सवाल रीड किया। सवाल क्या है कि सी सो दैट द क्लॉक, सेंटेंस पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात यहाँ पे सो का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसका तीनों फॉर्म लिखा दो, तो एक होता है सी मतलब देखना, सो मतलब भी देखना, थर्ड फॉर्म होता है सीन, और फोर्थ फॉर्म होता है सीइंग। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V3, और ये हो गया V4। तो बात ये है, ये V2 मतलब पास्ट, मतलब पास्ट। जब पास्ट में स्टार्ट हुआ है बात, तो आने वाला खत्म भी पास्ट में होना चाहिए। तो इस कोई पास्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज कोई पास्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल का कोई पास्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बच गया नंबर हेड, तो हेड के साथ हेड स्टॉप हो जाए, क्योंकि पास्ट की बात था, पास्ट में ही रहेगा। आया क्लियर हुआ बच्चों सभी को? और जिसको क्लियर है टेंस का क्लास कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने। नेक्स्ट वोकैबुलरी है वेब, ठीक है। इसको समझिए, वेब का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। इसको भी आपको सिनोनिम्स करना है क्या, सिनोनिम्स करना है। देखिए वेब का मतलब होता है, वेब का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। क्या करना? त्याग देना, सेक्रीफाइस करना। क्या करना? त्याग देना। अब त्याग देना मतलब कोई चीज काम लिया है, बट उस काम को नहीं कि उस काम से त्याग कर लिए। ब्रीज नहीं होता, ब्रीज मतलब ठंडेपन के लिए यूज होता है। मूव अनस्टेडीली, अचिंत चिन्ह मूव करना, इसका मतलब कोई नहीं होता है। नेक्स्ट से गुड बाय, तो से गुड बाय आपको लग रहा है बट ये गलत है।
सेड गो मतलब कि गुड बाय कर रही है और अलविदा ले रहे हैं। अलविदा मतलब कि उससे उस काम को त्याग देना, ऐसी बात नहीं। सेड गुड बाय तो अच्छा भी हो सकता है, कुछ अच्छे काम के लिए जा रहा है, फिर बोला से गुड बाय। मेन बच गया गिव अप। गिव अप का मतलब होता है कोई चीज त्याग देना, ठीक है, त्याग देना, गिव अप। गिव अप क्लियर हुआ? गिव अप का मतलब त्याग देना। आपने एक सीन देखा है, इसमें लिखा नेवर गिव अप, ये वर्ड आपने सुना है, नेवर गिव अप। कभी हमें त्यागना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी अपना जो काम के उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए अपने कामों को, ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेवर गिव अप, गिव अप, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे टॉट हिम ब्लैंक टू बिहेव प्रॉपरली। वो क्या सिखाएगा, वो लोग को जो सिखा रहा है, दे टॉट हिम किसको, हिम एक व्यक्ति को क्या सिखाएगा कि कैसे हमें दूसरे के साथ बिहेव करना है, बोलना है। तो दे टॉट हिम हु टू बिहेव, नहीं, हु का मतलब कौन होता है, हुम थोड़ी होगा, विच वैसे थोड़ी, हाउ, कि दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। वो मुझे सिखा रहे हैं कि हमें कैसे दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे हाउ हो गया, ठीक है, कैसा। नेक्स्ट रूल है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ब्लैंक ऑल ऑफ अस। क्या है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ब्लैंक ऑल ऑफ अस। तो ये जो रूल है हम सभी के लिए लागू होता है, तो हम सभी के लिए ना, ऑल ऑफ अस, बट इसके पहले एक प्रीपोजिशन यूज करना है। तो द टू, दिस रूल इज एप्लीकल टू ऑल ऑफ अस नहीं होगा, क्योंकि टू का मतलब कुछ और होता है। बिटवीन, ये दोनों दो लोग के बीच में बात नहीं, इसलिए बिटवीन तो लगने वाला है नहीं, ठीक है। तीन बज गया एगो, फोर और अपॉन। दिस रूल इज एप्लीकेबल अपॉन ऑफ अस, हमारे ऊपर, कि हमारे लिए, हमारे लिए ना फोर आएगा, ना कि ऊपर। कोई चीज हमारे ऊपर थोपा जाता है कि हमारे लिए होता है, बनाया जाता है, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल क्या, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, ठीक है, फॉर सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। ये क्या है, ये चीज दिया है आपको एक्टिव में, किसमें, एक्टिव में, आपको बनाना किसमें, पैसिव में, चलो ढूंढते हैं। तो एक्टिव में ढूंढना क्या है कि द पुलिसमैन कैचेस, खाली हेल्पिंग वर्ब पकड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैचेस क्या है, पुलिस के हिसाब से कैचेस, ठीक है, क्योंकि वर्ब में जोड़ते हैं तो सिंगुलर के लिए, अब पुलिसमैन सिंगुलर है, इसके हिसाब से कैचेस लिखा है। तो कैचेस है क्या आपका V1, V1 का मतलब क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट चेंज किससे करते हैं, इज एम आर में, तो इज एम आर ढूंढते हैं। इसके अंदर वॉर कोड था, ये ऑप्शन काट दीजिए। इसके अंदर विल भी था, इसके अंदर ऑप्शन काट दीजिए। इसके अंदर हैव बीन था, काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बचा, इसके अंदर आर कोड था। तो V1 को चेंज करते हैं इज एम आर में, जब पैसिव की बात हो। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट है, ये हो गया बात, ये बात, ये हो गया ट्रांसलेशन। क्या हो गया, ट्रांसलेशन। आप ट्रांसलेशन करेंगे, जो बच्चे कर, ट्रांसलेशन तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, चलो बनाते हैं, कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है, मेरी माँ इंपॉर्टेंट बात नहीं, मेन इंपॉर्टेंट बात है आज। आज का मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, तो ढूंढते हैं कि माई मदर कॉल्स टुडे। यहाँ पे कोई प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, काट दीजिए। माई मदर कॉल्ड यू, कॉल का मतलब होता है V2 फॉर्म, पास्ट की बात हो रही, काट दीजिए। माई मदर हैज कॉल्ड यू, जी हैज एक प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, और हमें प्रेजेंट की बात हो रही है। माई मदर वॉज कॉल्ड, ये भी पास्ट हो गया, तो पास्ट में थोड़ी बुलाया है। मेरी मदर ने कल, और वो कल थोड़ी बुलाया था, मेरी मदर ने आज मुझे बुलाया है। तो माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। और खाली यहाँ पे लिखो कि मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है, तो यहाँ पे होता है माई मदर्स कॉल्ड यू टुडे, खाली बोला है, बट आज की बात हो गया, जिक्र था, आज के हिसाब से हैज हमारा ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए
नेक्स्ट सवाल, सवाल क्या है कि वाटर ब्लैंक्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि पानी जो होता है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। बॉईल मतलब उबलता है, जब भी 100 डिग्री पहुंच जाए तो उबलेगा। अब बात करते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है। तो वाटर जो होता है, वाटर क्या होता है, वाटर होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। क्यों सिंगुलर होता है, क्योंकि वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। मतलब कि लव हेट सब क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो बॉयल तो होगा नहीं, बॉयल तो प्लूरल है, बॉयल्स होगा। बॉयल्स क्योंकि बॉयल के साथ एस लगा है, बॉयल आपका वर्ब है, और वर्ब के साथ एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये जो बॉयल्स होगा ये हो जाएगा आपका सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। बट विल हैव बीन बॉइलिंग, ये थोड़ी हो सकता है, तो बहुत बड़ा फ्यूचर की बात हो रही है, और ये बॉइलिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। क्लियर हुआ, बॉयल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर द बॉयज नॉट द टीचर ब्लैंक प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। किस चीज का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पे इस वीडियो अपलोडेड है, यहाँ पे जाके इसका कर सकते हैं। और ये रूल इसमें मैंने कराया था। जो रूल क्या कहता है कि नाइदर नॉर आइदर और का पेयर कहीं भी आपको दिख जाए किसी सेंटेंस में, नाइदर नॉर आइदर और का पेयर, अच्छा नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर कहीं भी दिख जाए, तो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो नॉर के हिसाब से लीड करेगा, या नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लीड करेगा। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे है नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। क्या है, नाइदर द बॉय, ना कि बच्चे और ना है कि टीचर, तो नॉर के हिसाब से लीड करने वाला है। तो टीचर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर हम नाइदर के हिसाब से चलते, बॉयज था, बॉयज का प्लूरल लगता, बट नाइदर नॉर के हिसाब से नॉर को लीड करता है। नॉर मतलब नॉर के आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वही हेल्पिंग वर्ब लीड करता है। तो द टीचर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगा। इज होता है बिल्कुल, यहाँ पे हैव बीन सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, इज आपका सिंगुलर है। देख रहे कितना इजी सवाल आता है। तो बिहार पुलिस आराम से 5 में से 5 ला सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्लैंक आई कम। तो ये पेयर है भी टेंस का है। तो टेंस जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए इजी क्वेश्चन है, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं हमारा क्लास कर सकते हैं, 8 क्लास है पूरा फाउंडेशन कोर्स का। कि मैंने एक बताया था इफ वाला पेयर, इफ का पेयर था वो 5 पेयर मैंने बताया था, टोटल 5 पेयर। अब पांचों पेयर में जो पेयर नंबर है, ये जो पेयर है इफ के साथ, अगर हम चीज बात कर रहे हैं कभी भी इफ के बाद और कंजक्शन के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर का कभी भी नहीं आता। मतलब कि कंजक्शन के बाद कभी भी आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते। दो, एक नहीं दो, दो, ठीक है, बट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बात हो रही कि अगर वो आएगा, क्या, अगर वो आएगा तो मैं आऊंगा, अगर वो जाएगा तो मैं आऊंगा। तो इफ ही विल गो आई कम, ठीक है। तो यहाँ पे ही विल गो, तो यहाँ पे इफ के साथ प्रेजेंट फ्यूचर वाला एक पेयर था, जो कि इफ के साथ पेयर नंबर 5 में से एक है, जो क्लास आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द रूल एप्लीकेबल, सेम क्वेश्चन नहीं, चलिए, इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस। ये क्वेश्चन सेम, चलिए क्वेश्चन सेम था ये। नेक्स्ट, इसके पीछे वाला क्वेश्चन सेम कर लिए, क्योंकि यहाँ पे ये रहा, ये क्वेश्चन था जिसके अंदर फोर का यूज किए थे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन यहीं पर है, गलती है ये वाला। ठीक है, इज द रूल एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस, सेम क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर करेंगे। अब फोर लगा लीजिएगा, ऑलरेडी यहाँ पे फोर था जो ऑप्शन में नहीं है।
चलिए नेक्स्ट है ही स्पीक्स हिंदी। ही स्पीक्स हिंदी, ये है बात हो रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, किस चीज की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। और यहाँ पे बाई तो लगा नहीं है, तो आप पहचान सकते डायरेक्टली किस चीज में है, एक्टिव में। तब एक्टिव में है तो इसको पैसिव में फटाफट करिए। पैसिव में कितना इजी है, क्योंकि पैसिव खाली हेल्पिंग वर्ब का तो ठिकाना है। तो बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है, सेंटेंस नहीं। बात करते हैं यहाँ पे स्पीक्स। स्पीक्स ही के लिए बिल्कुल सही, क्योंकि ही स्पीक्स आपका सिंगुलर और ही भी आपका सिंगुलर। तो स्पीक्स है V1। V1 को जब भी पैसिव में करते हैं तो चेंज होता है, चाहे तो इज में, चाहे तो एम में, चाहे तो आर में। ठीक है, क्लियर हुआ बात। तब इज चाहे एम चाहे आर में, तो ढूंढते हैं इज एम आर में से कहीं पे। यहाँ पे वॉज स्पोकन था, ये गलत कर दीजिए। यहाँ पे इज स्पोकन अभी तक सही है, यहाँ पे इज स्पोकन है, और यहाँ पे वॉज स्पोकन, ये भी गलत कर दिए। बट अब फंस गए, क्योंकि दोनों हेल्पिंग वर्ब में इज स्पोकन है। यहाँ पे इज स्पोकन के बाद हिम की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो आदमी जो बोला उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, तो इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यहाँ पे सही हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, और इसका एक्टिव क्या बन जाएगा, ही स्पीक्स हिंदी। क्लियर हुआ, यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट से वर्ड आप लोग बहुत शायद अगर आपको पता है, तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना देना। क्या धरना देना, धरना देना। ठीक है, इसको बोला जाता है स्ट्राइक। ठीक है, धरना देना जिसको बोलते हैं स्ट्राइक। तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है स्ट्राइक बोला जाता है। अब इसमें कुछ सिमिलर वर्ड ढूंढना है इसी के जैसा ही। तो टू टेस्ट अगेन तो कोई मतलब नहीं बनता है, टेस्ट थोड़ी खेले जिसका अगेन देना है। एग्जामिन, एग्जामिन मतलब कि उस चीज में थोड़ा रिसर्च करना, तो जी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। टू टेस्ट बिफोर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई चीज आवाज उठाना, ऑब्जेक्शन उठाना। बोलते नहीं कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कोर्ट में जो वर्ड होता है यूज, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब कि ये मेरा सवाल है, मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके हिसाब से प्रोटेस्ट मतलब धरना देना, और इसका मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द इन द सेंटेंस शी रॉट लेटर, अ लेटर इज। अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये खेल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटेंस लिखा सी रॉट अ लेटर, इसके अंदर जो अ लेटर है वो है क्या, वो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जुनेट है, या ऑब्जुनेट कोई वर्ड नहीं, ऑब्जेक्ट है। चलो चार ऑप्शन में से। तो हम जानते हैं सर कि स्टार्टिंग होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, बीच में हेल्पिंग और वर्ब आता है। तो जो अ लेटर है आखिरी में, तो सबसे इजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि दुनिया में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो चार चीज से बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे लागू हुआ, मैंने सब्जेक्ट ले लिया कि आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ले लिया एम, वर्ब ले लिया गोइंग, कहाँ पे, गोइंग, और क्या लिख लिया, गोइंग टू पटना। क्लियर हुआ, तो ये चीज बन गया। तो सारा खेल यही चीज का है, रूल का, रूल के हिसाब से ग्रामर बनता है। चलिए क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये है नरेशन। क्या है, नरेशन। नरेशन में क्या होता है दोस्तों, नरेशन का मतलब होता है जो चीज, एक चीज को बोला गया है वही बात आदमी, एक व्यक्ति है, ये बात किसी और से सुना, ठीक है, इस व्यक्ति से सुना। अब ये व्यक्ति जो बात, तो चीज जो चीजें बोला, ये बोलेगा तीसरे व्यक्ति को। ठीक है, अब ये जो तीसरे व्यक्ति को बोल रहा है, तो ये जो पहला बात था वो तो पास्ट में चला गया, दूसरा व्यक्ति जो सुना, और तीसरा व्यक्ति जो बोलने जा रहा है तीसरे व्यक्ति को, वो भी तो पास्ट में होगा। तो नरेशन का मतलब ये होता है कि यही बात को किसी दूसरे अंदाज में कहना, या तीसरे व्यक्ति को कहना। जब तीसरे व्यक्ति को कह रहे हैं तो पास्ट में बात होगा। तो नरेशन भी बहुत ईजी है, इसमें खाली 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 पास्ट की बात होती है, और पूरा सेंटेंस पूरी तरह से सही रहता है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नाइदर द बोरोवर नॉर अ लेंडर बी सेड द फादर टू सन। तो पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि नाइदर द बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। तो इसमें आप कोई चेंज नहीं करिएगा, चेंज आपको खाली फर्स्ट ऑफ ही में करना है। और फर्स्ट ऑफ ही में ढूंढते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि द फादर एडवाइस, बिल्कुल फादर एडवाइस दे रहे अपने बेटे को। ठीक है, इसमें भी एडवाइस है, इसके अंदर कोई एडवाइस है नहीं, इसके अंदर एडवाइस ही नहीं है।
और इसके अंदर एडवाइस है नहीं, इसके अंदर भी एडवाइस ही नहीं है, दोनों के अंदर एडवाइस नहीं, 2 ऑप्शन नंबर बच गया हमारा। अब इसके अंदर जो एडवाइस है वो अपने बेटे को दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है फादर एडवाइस हिज सन नॉट टू बी बोरोवर और लेंडर। तो नॉट की बात है कि नाइदर में नॉट में क्यों कन्वर्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात हुआ ये वैसा का वैसा ही रहने वाला है, नाइदर द बोरोवर नॉर अ लेंडर। क्लियर हुआ? तो इसमें आप कोई चेंज नहीं करिएगा, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता, खाली पर्सन का चेंज होता है। हमको पास्ट में बोला गया तो हमारा यही चीज, जैसे कि मैंने बोला तो मेरे द्वारा जो दूसरा व्यक्ति सुनेगा वो बोलेगा कि उसने बोला, ठीक है, तो किसने बोला? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है द टेलीफोन वाज ब्लैंक बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, तो जो फोन है, टेलीफोन नहीं, टेलीफोन जो पहले आता था, अभी के टाइम पर सबके पास स्मार्टफोन है, बट पहले टेलीफोन का यूज होता था। तो हम सब जानते हैं कि ग्राहम बेल के द्वारा ढूंढा गया था। अब ढूंढा गया था तो ये 4 वर्ड है जो बहुत कंफ्यूजन वर्ड करेंगे। पहला रिसर्च, तो रिसर्च होता है कोई चीज, जब कोई चीज ढूंढा गया उसके बाद में जब उसके बारे में खोजा तभी तो रिसर्च यूज करेंगे, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है इन्वेंटेड। अब ये सिटेबल वर्ड रख रहा है, क्यों? जब कोई नया आविष्कार हो तभी तो बोलते हैं इन्वेंटेड, तो इन्वेंट किया गया था, ठीक है। फाउंड मतलब होता है खोजना, तो कोई गुमा थोड़ी था, या कोई मटेरियल थोड़ी जो फाउंड किया गया, तो फाउंड नहीं होगा। और डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड कब करते हैं? डिस्कवर्ड कब करते हैं? जब उसका पहले से बात हुआ हो, चाहे कोई नया फंक्शन स्टार्ट किया गया हो, तो डिस्कवर्ड करते हैं। बट यहाँ पे तो इन्वेंटेड, वो बनाया गया था, डिस्कवर्ड नहीं किया गया था, खोजा नहीं गया था, बनाया गया था। तो ग्राम बेल द टेलीफोन वाज क्या? इन्वेंटेड, क्या? इन्वेंटेड बाय द अलेक्जेंडर ग्राम बेल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या? बहुत नहीं, एक शब्द, इसी को बोलते हैं। तो बात, सवाल क्या है? सवाल है वन हु ट्रीट स्किन डिजीज, जो ऐसा पर्सन हो जो क्या करता हो, चर्म रोग, चर्म रोग जहां पे होता है, स्किन डिजीज, उसका उसका क्या क्या समाधान, उसका इलाज करता हो। तो वैसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं आप? सर्जन, डॉक्टर साहब, नहीं ना। जो स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट करता है उसको क्या बोला जाता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में? तो उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटो का मतलब होता है स्किन, और जो स्किन का अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं लॉजिस्ट। जैसे कि बॉटनी क्या है? वनस्पति। अब बॉटनिस्ट क्या है? वनस्पति ज्ञान का पंडित। उसी तरह रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? तो रेडियोलॉजिस्ट रेडियो बजाने वाला नहीं, रेडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक्सरे का डिपार्टमेंट, जो बहुत ही अच्छा ये पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो एक्सरे करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट, इसका पढ़ाई को बोला जाता है। थर्ड जो ऑप्शन है गायनेकोलॉजिस्ट, तो गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है, क्या होता है? स्त्री रोग का विशेषज्ञ। क्या? स्त्री रोग का विशेषज्ञ। तो जो महिला से रिलेटेड कोई रोग होता है, प्रेगनेंसी से लेके मेंस्ट्रुएशन, सारा जितने भी फीमेल जो रोग होता है उन्हीं को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, ये तो सब जानते हैं, हृदय रोग का विशेषज्ञ, इसको बोलते हैं हार्ट पेशेंट पर्सन को, ठीक है, हार्ट पेशेंट। क्लियर हुआ? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए, स्किन डिजीज डर्मेटोलॉजिस्ट, और जो किडनी का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो कुछ कुछ वर्ड याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। और जो दिमाग का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? तो नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, सारे आपके लॉजिस्ट हैं। चलिए, नेक्स्ट है फनेटिक। क्या है?
फनेटिक। तो फनेटिक का मतलब होता है एंथुसियास्ट। फनेटिक का मतलब क्या होता है? एंथुसियास्ट। तो फेम्ड का मतलब तो कोई चीज फ्रेम में रखना, फेम्ड बोलते हैं। फ्रेम अलग हो गया, फेम्ड हो गया। ग्रेट मतलब महान, ठीक है, महान। और फैंटास्टिक का मतलब समझते हैं कोई चीज एक्सप्रेस किया जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क में, जिसको बोलते हैं फैंटास्टिक, ठीक है। तो फैनेटिक, एंथुसियास्ट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है जो आप डेली डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसको बोला गया सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो डेली लाइफ में यूज होता है उसका मतलब क्या होता है? तो पहले बता दें कि सभी का मतलब होता है रुमाल। क्या होता है? रुमाल। तो रुमाल का इंग्लिश में बोलते हैं हैंकरचीफ्स। और इनमें से सभी एक सही है और 3 गलत है, तो वही छांटना है आपको। तो रुमाल का स्पेलिंग क्या होता है? फटाफट कमेंट किए। हैंकरचीफ्स, हैंकरचीफ, ठीक है, 2 हो गए। और हैंगरचीफ और हैंकरचीफ 3 जगह दिख रहे हैं मुझे। तो एक है हैंकरचीफ, हैंकरचीफ और हैंकरचीफ, ये ऑप्शन तो गलत है। हैंगर चीफ नहीं होता, ये भी गलत है। और यहाँ भी बात करते हैं, शायद ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन दोनों सही है, इसमें दोनों कर दीजिएगा। एक शायद गलत मिस्टेक होना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर ये दोनों सही है। हैंकरचीफ का स्पेलिंग HNDKERCHIEF, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको फटाफट ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन। अभी तक हमने 2 ट्रांसलेशन कर लिया, लास्ट है। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? आपसे सवाल है, क्या आप पुनर्जन्म विश्वास करते हैं? इसका ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन 4 है। देखिए, इसमें मोस्ट सुटेबल जो आपको लगता है वही टिक मारिएगा, ये नहीं कि पूरा ट्रांसलेशन करने बैठ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यू बिलीव इन बर्थ। क्या आप रीबर्थ, सॉरी रीबर्थ है, हाँ, क्या आप विश्वास करते हैं रीबर्थ? बस इतना लिखा है, ज्यादा नहीं इसमें। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सवाल नहीं किया जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सवाल नहीं पूछा, डायरेक्टली यू से पूछा गया कि तुम विश्वास करते हो, बस ये पूछा गया। बट ये सवाल क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, क्योंकि हमें सवाल राइज करना है। दूसरा है, वेदर यू बिलीव इन रिबर्थ और नॉट, क्या आप विश्वास करते हैं या नहीं? ये भी गलत है, यहाँ पे खाली पूछा है कि क्या विश्वास करते हैं, ये भी गलत हो गया। डू यू बिलीव इन रिबर्थ, और लास्ट है, डू यू हैव फेथ इन बिलीवर। इसका हैव मतलब क्या आप रिबर्थ में मानते हैं हृदय से? नहीं मानते, क्यों है, विश्वास करना है। तो नंबर नंबर सी, डू यू बिलीव इन रिबर्थ, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो डू हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि सवाल अराइज किया, बट यू सिंपल वर्ड था, क्योंकि नाउ सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो पूरा 25 क्वेश्चन, ठीक है, हमने पूरा 25 क्वेश्चन देखा, कि आपको इसमें कुछ कुछ बहुत सारे अंदाजा लग गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन हमने कवर अप किए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कवर अप किए, जैसे कि क्वेश्चन तो बहुत सारे कवर हुए। हाँ, जैसे कि इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पूछा गया, ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन सवाल पूछे गए, और मेन टेंस, क्योंकि टेंस का ज्यादा खेल ले रहे, टेंस ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। और एक्टिव पैसिव थोड़ा सा करना है, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड नहीं आता, इजी आता है। नरेशन भी कुछ कर लीजिएगा, उसमें भी कुछ आपका ऑप्शन लड़ ही जाएगा, क्लियर हो रहा है। और मेन है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन पूरे तरह से नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ बेसिक आप पढ़ चुके हैं तो पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन आने वाला है। बात क्लियर हुआ। चलते अब नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आएंगे बिहार पुलिस नया सेट, सॉरी बैच नहीं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,